मीर, जो आप इस बार पाकिस्तान सुपर लीग खेले, कराची किंग्स के लिए खेले, इकोनॉमी के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब हमारे जो बॉलर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट 10+ है, लेकिन आप 6:30 पौने 7 के दरमियान बॉल डाल रहे थे तो मौका नहीं मिला, अफसोस है। ज़ाहिर है अफसोस तो होता है आया भाई, क्योंकि सब इसी एक चीज़ के लिए मेन गोल जो होता है उसी के लिए मेहनत करते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और उसके लिए परफॉर्म करें। और मेरे ख्याल से पीएसएल जो है सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, और तो मेरी भी इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की हुई थी और परफॉर्म भी किया। अनफॉर्चुनेटली मैं रिकमेंडेशंस में नहीं आया, लेकिन होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आगे काफ़ी सीरीज़ें आ रही हैं इंशाल्लाह। अगर हम अपने प्रीमियर बॉलर्स की बात करें तो उनका कहना यह है कि लोग बिला वजह तनकीद करते हैं कि जनाब T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पर 10 या 9 के इकोनॉमी से बॉल करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह इस टूर्नामेंट में 6:30 पौने 7 के दरमियान इकोनॉमी से बॉलिंग की, तो आपने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप भी उन्हीं कंडीशंस में बॉलिंग कर रहे थे जिसमें बाकी लोग कर रहे थे। आया भाई, मेरे ख्याल से मेरी ज़ाहिर T20 में एक बात मशहूर है कि आप ठीक है आउट करें वो उसकी भी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन जब आप डॉट बॉल्स करते हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मेरी टीम ने मुझे यही टास्क दिया था कि आपने पावर प्ले में आउट भी करना है, रन भी कम देना है। और तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपनी जो बेस्ट बॉलिंग है वो करने की कोशिश करूं, और उस शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही होती है। यूजुअली वाकई T20 में ना 8 रन 9 रन के एवरेज से 10 रन की इकोनॉमी से रन बनते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं खुद भी फिजिकली बड़ा अच्छा फील कर रहा था, मेरा बड़ा अच्छा रिदम बना हुआ था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे 6-7 मैचों के बाद पता चली। जैसे आपने कहा कि मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बाद में पता चला कि पावर प्ले में भी मेरी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, और 10 ओवर से 15-20 ओवर्स तक भी जो है सबसे अच्छी इकोनॉमी मेरी थी। तो मेरे ख्याल से जो मैंने मेहनत की हुई थी अल्लाह ताला ने उसका मुझे सिला दिया है। T20 क्रिकेट में क्या वाकई मुश्किल है बॉलिंग करना, क्योंकि आजकल 200 रन भी चेज हो जाते हैं, और T20 क्रिकेट में अगर आप पावर प्ले में बॉल करने के लिए आए तो अगर अच्छा टाइम हो गया तो चौका है, आप अगर डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए हैं तो वहाँ पर भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो फिर सिवाय हिटिंग करने के बैट्समैन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। या भाई T20 में बॉलिंग करना मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है आप अपने आप को, अपने माइंड को कैसे, अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हो, ये ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल है तो होता यह है कि जब आप पहली बॉल पे बाउंड्री खाते हैं, 6 खाते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि मैंने पहली बॉल पे 6 रन दे दिया, अब अगली 5 बॉलें मैंने कैसे करनी है। अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है तो आप अपने प्लान से हट के बॉल करोगे, जिससे होता यह है कि आप जो है ना आपको रन्स पड़ते हैं 15 से 13 रन 18 रन पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल है तो आप ये सोचना शुरू करते हो कि ठीक है उसने अच्छी लेंथ पे छक्का मारा है, या अब मुझे इस पिच के हिसाब से, इस बैट्समैन के हिसाब से अगला प्लान क्या करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो 14-15 रन पड़ने होते हैं वो सीधा आके जो है ना 9-10 रन पे, बाउंड्री के बावजूद भी 9-10 पे। आजकल फास्ट बॉलर को अगर हम देखें तो एक चीज़ बहुत तवातुर के साथ देखने को मिल रही है कि फास्ट बॉलर का जो असल हथियार है वो उसका बाउंसर है, लेकिन आजकल अगर हम अपने फास्ट बॉलर्स को देखें तो बेशतर फास्ट बॉलर जो हैं एक एक ओवर में 3-3 4-4 स्लो वन कर रहे हैं। आप इसको किस हद तक सही समझते हैं, और आप ये स्लो वन के ऊपर यकीन रखते हैं या नहीं? या भाई पहली बात तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि T20 में बाउंसर जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन हर बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ का ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कि वो बाउंसर उसकी स्ट्रेंथ है, या आगे से स्विंग करना उसकी स्ट्रेंथ है, या इवन स्लो वन करना स्ट्रेंथ है। लेकिन मेरे ख्याल से बॉलर्स को ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 4-4 3-3 बॉलें जो है ना वो स्लो वन करें। हाँ, अगर पिच बहुत ज़्यादा स्लो है और पिच की डिमांड है कि आप जो है वो 3-4 स्लो वंस करें तो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा रियल क्रिकेट में जो है ना बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप लगातार 2 बॉलें एक जैसी करते हैं तो बैट्समैन उसके लिए रेडी हो जाता है, फिर वो आपको हिट करना शुरू कर देता है। इस टूर्नामेंट में जिस तरह मीर हमजा ने देखा कि नईम आए, इस टूर्नामेंट ने देखा कि हसन नवाज़ाना की पाकिस्तान इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके थे, फिर कराची किंग्स में जो है मिर्ज़ा साद बेग नंबर 4 पर आपको खेलते हुए दिखाई दिए, ख्वाजा नाफे को इतना खुलकर खेलने का मौका मिला नहीं। तो टैलेंट है पाकिस्तान में। साइम अयूब की वापसी हुई, फ़खर जमान एक बार फिर ओपनर की हैसियत से नज़र आए। मैं अगर एक फास्ट बॉलर की हैसियत से आपसे पूछूं तो आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारा जो बेंच है, आपको मौका नहीं मिला, लेकिन उबैद शाह हैं,
सलमान मिर्ज़ा ने कलंदर के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अली रज़ा पाकिस्तान अंडर 19 की फाइंड है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग में भी हमारा जो बेंच है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कोई शक नहीं है इस बात पे कि आप अगर बैटिंग भी देख लें, बॉलिंग भी देख लें, इवन स्पिनर्स भी देख लें, तो आपको इस पीएसएल में बहुत सारा टैलेंट मिला है। अब हमें ये बात तो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फास्ट बॉलर्स भी मिले हैं, बैट्समैन भी मिले हैं, स्पिनर्स भी मिले हैं। अब उसको यूज़ कैसे करना है वो सबसे मुश्किल काम है कि आप अगर इन प्लेयर्स को अगले 1-2 सालों में प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, उनको जूनियर पाकिस्तान खिलाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, फिर उनको पाकिस्तान की मेन टीम में लाते हैं और प्रॉपर मौका देते हैं, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगले 1-2 साल में बहुत ऊपर जाएगी। तो आपको लगता है कि आप T20 क्रिकेट में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है और हमारे जो सिलेक्शन है ख़ासतौर पर PSL की बुनियाद पर ही होता है, तो हम जो बात कर रहे हैं इकॉनमी की और आप जिस तरह की नए बॉल के साथ बॉल डाल रहे हैं, आपको लगता है कि देर या बदेर आपको मौका मिलना चाहिए? जिस तरह की कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया है, एक तरफ हम बेस्ट बॉलर की तरफ जाते हैं, एक तरफ हम स्पीड की तरफ जाते हैं, तो T20 क्रिकेट में इकॉनमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल ही आया भाई। मैं होपफुल भी हूँ कि इंशाल्लाह मुझे वाइट बॉल में मौका भी मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम पेस की बात करते हैं ना, पेस एक हथियार है फास्ट बॉलर्स का, लेकिन वो सिर्फ एक वही हथियार नहीं है। फास्ट बॉलर का एक और हथियार होता है वेरिएशंस, उसके अलावा एक और हथियार होता है स्विंग। अगर किसी के पास स्विंग है और वो बैट्समैन को डिसीव कर रहा है या वेरिएशंस पे डिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उतना ही इफेक्टिव है जितना एक पेस बॉलर है। और प्लस आपके पास अगर वेरिएशंस होती हैं, स्विंग होता है, तो आप ऑटोमेटिकली देख लें जो बॉलर्स PSL खेल रहे हैं उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी होगी। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरी बॉलिंग इकॉनमी रही है, तो T20 में जो आपका मेन रोल होता है एज ए बॉलर कि आप मैच में इम्पैक्ट डालो, चाहे आपके पास स्विंग हो, पेस हो, कुछ भी हो, मेन मकसद यही होता है कि आप इकोनॉमिकल बॉलिंग करो और आप अपनी टीम को विकेट दिलवाओ। लाहौर कलंदर से मैच में आप जब नईम को बॉल करने जा रहे थे तो क्या सोच रहे थे और किस बैट्समैन के बारे में आपने PSL में बॉल डालते हुए बहुत ज़्यादा सोचा, उसको प्लान करके बॉल किया आपने? मेरे ख्याल से एक तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था नईम के बारे में ये भी सीक्रेट है क्योंकि आगे बहुत सारे इंशाल्लाह एडिशंस आने हैं और जाहिर है क्रिकेट है, एक दूसरे का आमना सामना तो होता ही है। लेकिन ओवरऑल मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं हर बैट्समैन के लिए मेरी कोशिश यही होती है कि उसके लिए, हर बैट्समैन के लिए पिच की कंडीशन के हिसाब से प्लान करूँ। तो हर बैट्समैन के लिए मेरा डिफरेंट प्लान होता है। और जहाँ तक बात आपने की कि मैं जिस बैट्समैन के बारे में सोच रहा था कि मैं इसको क्या बॉल करूँगा और कैसे बॉल करूँगा, तो उनमें से मेरे ख्याल से एक आज़म खान था कि वो बहुत अच्छा हिटर है पाकिस्तान का, नो डाउट। अनफॉर्चुनेटली वो ये इस साल बहुत आउट ऑफ फॉर्म थे, तो जिस पे हम खुश भी थे कि ठीक है लेकिन क्योंकि खुश इसलिए थे क्योंकि हमारे अगेंस्ट मैचेस ज़ाहिर है उनके खेलना है। लेकिन मैं ये ज़रूर जब मैं बॉल कर रहा होता हूँ किसी बैट्समैन को, तो आज़म खान ऐसा प्लेयर है कि जिस पे मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी थोड़ी सी भी बॉल आगे पीछे हो गई तो इसने मुझे पनिश करना है। अब 2018 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मेरे सामने आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सरफराज अहमद की कप्तानी में टेस्ट डेब्यू किया और इस बात को भी 7 साल हो चुके हैं। अब मुतमईन है आप कि आपको 7 साल के अरसे में जितने टेस्ट मैच मिले, ये आपको लगता है कि नहीं ये आपका टाइम है? क्योंकि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के अगर हम अंदर देखें तो पिछले 1.5 साल में आप टेस्ट टीम के मुस्तकिल रुकन। या भाई ये वो सवालात हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं बिल्कुल सोचता हूँ जिस तरह आपने सवाल पूछा, मैं भी अपनी लाइफ के हवाले से ये ज़रूर सोचता हूँ कि शायद मुझे ज़्यादा खेलना चाहिए था या शायद मेरे साथ वो हो गया या फिर ये हो गया। अब ये चीज़ ना फिर आपके माइंड पे और फिर आपकी बॉडी पे बहुत अफेक्ट करती है। फिर ऑटोमेटिकली आप उस तरह की मेहनत नहीं करते जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, और वो जो है ना फिर रिजल्ट पे जो है ना उसका असर आता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे इन चीज़ों के सोचने की वजह से मेरे रिजल्ट ख़राब हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब मैंने यही माइंड बनाया हुआ है कि ठीक है, जितनी क्रिकेट मुझे मिली है, अब आगे मुझे कितनी क्रिकेट खेलनी है और उसके लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है, सिर्फ रेड बॉल नहीं, वाइट बॉल में भी, चाहे PSL हो, इंटरनेशनल हो या कोई भी दुनिया की लीग हो, मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली उसके लिए रेडी करता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो इस चीज़ पर तवज्जो रखते हैं, या उनके मैनेजर्स के इंस्टाग्राम पर इसके कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर कितने हैं, ट्विटर के ऊपर कितने हैं, जिसको अब एक्स कहते हैं,
टिकटॉक पर इसकी कितनी वीडियोस हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? इसको अगर मैं यूं समझूं कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बड़ा यूज़ करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इसका काफ़ी ज़्यादा कल्चर भी है, क्योंकि पब्लिक जो है वो पब्लिक आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती है, और वो वही देखती है कि अगर कोई प्लेयर इसमें टिकटॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये ग्राउंड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है वो ग्राउंड में होती है, और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने एक अच्छी विकेट ले ली या एक छक्का मार दिया तो वो पाकिस्तान टीम में खेलना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि इस प्लेयर ने मैचेस कितने जितवाए हुए हैं, या मैच कंडीशन किन प्लेयर्स ने चेंज किया, चाहे वो बॉलिंग हो या बॉलिंग हो। तो आप बहैसियत क्रिकेटर इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमने आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा। जी बिल्कुल, मैं इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं रखता। मेरे ख्याल से इन चीज़ों से ज़्यादा मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊँ कि मैं अपनी टीम के लिए मैच कैसे चेंज कर सकता हूँ, ताकि जब भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाऊँ तो मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करूँ। होता ये है कि अगर मैं टिकटॉक पे एक विकेट से अगर वायरल होना शुरू हो गया, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो और उसकी वजह से, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से अगर मैं टीम में आ गया तो मेरा तो होमवर्क नहीं है कंप्लीट। मुझे तो ये नहीं पता कि टीम के लिए मैच कैसे जीतना है, या मुश्किल और प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम को इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस कैसे देनी है। वो तभी होगा जब आप ग्राउंड में रहेंगे और ग्राउंड में लंबी लंबी परफॉर्मेंसेस करेंगे, तभी आप मेंटली और फिजिकली रेडी रहोगे। नाम तो आप यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो मैं वैसे पूछ लेता हूँ आपसे। 2018 में टेस्ट डेब्यू आपने किया, 7 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। पीएसएल में इस तरह की ज़्यादा बातें होती हैं, या फिर पीएसएल के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में इस तरह की बात होती है, या पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम में आपसे इस तरह आपके दोस्त बात करते हैं, यार मीरू भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव करो अपने आप को, मैनेजर रखो अपने साथ, देखो यहाँ से वहाँ माहिदा होता है, लोग कैसे आपको फॉलो करते हैं? होती है? बिल्कुल होती है। आपका क्या जवाब होता है? मेरा यही जवाब था, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि या तो आप, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो लोग चला रहे हैं उसको फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन बात वही है कि मेरा जो मेन फोकस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा जो एक्चुअल फोकस है मैं उससे हट जाऊँगा। तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि ग्राउंड में रहूँ और ग्राउंड में परफॉर्म करूँ। चाहे सोशल मीडिया में कोई, अभी रिसेंटली एक वो ट्रेंड भी चली थी कि मीर हमजा साइलेंट परफॉर्मर है, वो एक्चुअली इसीलिए ही होती है क्योंकि आज जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते तो आपका इतना नाम नहीं चलता। लेकिन मैं स्टिल इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ग्राउंड में खेलो, ग्राउंड में परफॉर्म करो। अगर पब्लिक ने शोर मचाना है तो वो खुद ब खुद मचाएंगे। तो पब्लिक ने शोर मचाना है तो वो तो मचाएंगे, सेल्फी भी लेते हैं लोग आपके साथ। कहाँ आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपसे किसी ने सेल्फी ली हो और आप किसी को बताना चाह रहे हो, और जब किसी ने आपसे कहा कि सर एक सेल्फी हो जाए और वो सेल्फी हुई तो आपको बहुत मज़ा आया? जी काफ़ी बार ऐसा हुआ है। मैं सऊदी अरब गया था, तो यूजुअली वहाँ पे क्रिकेट के इतनी वो नहीं है, लेकिन जब वहाँ लोग मुझे देख, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरब मैं जब उम्रे पे गया तो वहाँ पर जितने लोगों ने मुझसे मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई, तो आप ये नहीं कह सकते वहाँ लोग क्रिकेट को। जी शायद ये भी है कि वो क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं। तो होता यही था कि मैं कहीं पे स्टोर पे रुकता था या सुपर मार्केट रुकता था, तो जो ही लोकल लोग हमें देखते थे तो बड़ा मतलब आ जाते थे फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हो जाता था कि अच्छा यहाँ भी हमें लोग जानते हैं, और एक तरह से अंदर से खुशी भी होती है कि हम पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हमें लोग जानते हैं और हमारे साथ सेल्फीज़ खिंचवाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई। आपने किसके साथ सेल्फी ली? मैंने आज तक शायद किसी के साथ सेल्फी नहीं ली, मुझे नहीं याद। अच्छा, अगर कभी ट्रैवलिंग करते हुए, कभी कहीं जाते हुए सनम सईद आपको नजर आ जाए तो उनसे तो यकीनन आप सेल्फी लेंगे उनके साथ? नहीं, मैं सनम सईद के साथ तो सेल्फी नहीं लूँगा, सेल्फी की मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उनके साथ ड्रामे में या फिल्म में काम जरूर करना चाहेंगे? नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं है तो मैं क्या काम करूँगा। ठीक है मीरू, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है और जिस तरह के इस वक्त चैलेंजिंग माहौल है, तो टेस्ट क्रिकेट इतनी हमें मिल नहीं रही है, तो अब आपका क्या इरादा है, T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट कि उसमें आपको मौका मिले?
बिल्कुल याया भाई, रेड बॉल क्रिकेट काफ़ी कम हो गई है और रेड बॉल के साथ साथ मेरा अब फोकस जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। और मेरी कोशिश यही है कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले वहाँ परफॉर्म करूँ, क्योंकि आप आगे एक साल तक पाकिस्तान के अगर टूर्स और मैचेस देखें तो वो पूरे ही तकरीबन वाइट बॉल के ही है, सिवाय एक आध सीरीज़ के। तो मेरे ख्याल से अब मेरी कोशिश यही है कि जिस तरह जैसे PSL भी है वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है, आगे कोई भी वाइट बॉल की सीरीज़ आए उसमें मैं परफॉर्म करूँ कि ताकि मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो खेल सकूँ। टीम में सबसे ज़्यादा अच्छा गुनगुनाता कौन है? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक जी, बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक के साथ हमारी एक नशिस्त हुई थी। राहत फ़तेह अली खान से वो बड़े इंस्पायर हैं और बहुत उनको वो फॉलो भी करते हैं। और आप कैसा गुनगुना लेते हैं? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुनगुनाता, लेकिन अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे गुनगुनाते हैं और आज़म जो है बड़ा अच्छा गिटार बजाते हैं। तो कभी कभी ऐसा एक आध मौका आता है कि अब्दुल्ला भी बैठा हो, आज़म भी बैठा हो, तो फिर हम कहते हैं कि यार अब कुछ हो जाए। कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसको देख के ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को कन अखियों से खिलाड़ी देख रहे होते हैं, कहते हैं यार इसने यहाँ भी अदाकारी शुरू कर दी? कौन प्लेयर या कौन कौन प्लेयर? उसमें कौन कौन आएगा, कौन खाली नहीं काफी आएगा। है उसमें। काफी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो वो अदाकारी का मैयार क्या होता है? अच्छा मयार होता है। अच्छा मयार, वो एक्टिंग कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि पिच को देखकर अदाकारी शुरू कर दी कि नहीं मेरी मसल खिंच गया है, मैं इधर खेल नहीं पाऊंगा? ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता ऐसा है? भी होता है। कभी आपने किया? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे ईद उल अज़हा के इस ख़ास मौके पर? मीर हमज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस कैमरे की आंख पर अपने चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू। बस आप सबकी मोहब्बत का और आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अपनों के साथ खूब ईद को एंजॉय करें और अच्छा अच्छा खाना खाएं, लेकिन खाने के साथ साथ जो है ना वो वर्जिश लाजमी करें।